इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के कृषि उद्योग, है ना। उसके अलावा हम 2 और टॉपिक लेंगे ताकि हमारा बिहार से जुड़ा हुआ हर एक प्रश्न हल हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे बिहार में ऊर्जा, और उसके बाद हम लोग लेंगे बिहार में पर्यावरण क्षरण, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। ओके, कि ऊर्जा का क्या क्या ये है और पर्यावरण डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है। ओके, सबसे पहले अगर हम कृषि और उद्योग की बात करें तो इसे समझने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी एरिया के बनावट को समझना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको आइडिया मिलता है कि क्या क्या है, क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या करने से क्या क्या हो सकता है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, दोनों प्रश्नों के लिए, कृषि हो या उद्योगों के लिए, सबसे पहले हम बिहार की भौगोलिक विभाजन को समझेंगे। बिहार के भौगोलिक विभाजन को समझेंगे, ठीक है। तो जैसे आप उत्तर में जाते तो ये बिहार में क्या है, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, और ये आपका दक्षिण का मैदान, दक्षिण का मैदान, और ये बीच में है गंगा नदी, जो क्या करते हैं, इसे 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। और नीचे वाला जो एरिया ये पठारी इलाका है, ठीक है। अब उत्तर का जो मैदान है ये क्या है, इसमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये क्या है, हमेशा बाढ़ से ग्रसित होता है। तो अब मेरे मन में आइडिया आ गया होगा कि कृषि में क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, फिर उसके बाद दक्षिण का जो मैदान है हमारे यहाँ पे, ये हमेशा सूखा से ग्रस्त होता है, ठीक। तो इससे आइडिया होगा कि यहाँ पे पानी की दिक्कत चल रही है, तो क्या क्या सुधार किया जाए कि यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर पाए। तो मन में आइडिया जनरेट होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो इलाका है ये पठारी इलाका है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे खनिज हैं, और यहाँ पे खनिज से संबंधित उद्योगों की संभावना हमारे पास क्या है, काफी अच्छी है। तो 3 बातों को हमने समझा सबसे पहले, ठीक है। तो दक्षिण का मैदान में सूखा पड़ रहा है, उत्तर के मैदान में बाढ़ का पानी ज्यादा है, बाढ़ आ रहा है, तो ये सारी चीजें, यहाँ से कोसी आ रही है, ऐसे भी कहा जाता है कोसी को बिहार का शोक, है ना, गंडक नदी है। तो इससे क्या पता चल रहा है हमारा कि बिहार के भौगोलिक विभाजन से हमें क्या पता चल रहा है कि पानी, उत्तर का जो मैदान वहाँ बाढ़ आ रहा है, दक्षिण के मैदान में सूखा पड़ रहा है, यानी कृषि में क्या क्या संभावनाएं हैं, किस तरह के सुधार की आवश्यकता है, ये हमें समझ में अभी तक कुछ हद तक आ गया होगा कि हमें बाढ़ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। और ज़्यादा पानी है तो पानी से रिलेटेड वहाँ पे फसल लगा सकते हैं जो ज़्यादा पानी की मात्रा को चाहिए, जिसको ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए होता है। अगर हम दक्षिण के मैदान में आए तो पानी कम है, सूखा ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे जरूरत क्या है कि सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाए, पानी को बचाए, है ना। उसके अलावा जो कम पानी लेता है ऐसे फसल को लगाया जाए। तो हमारे मन में एक ऊपरी ऊपरी आइडिया जनरेट हो गया होगा, है ना, केवल किससे, भौगोलिक विभाजन से। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कृषि और उद्योग दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, ठीक है। कृषि क्या होता है और उद्योग क्या होता है, सबसे पहले हम इन दोनों के विषय में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, है ना। कृषि मतलब एक ही तरह के फसल को लगाओ लंबे बहुत बड़े एरिया में, तो उसे कृषि कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको खेत की जुताई करनी होगी, है कि नहीं। जुताई करने के बाद क्या होता है, आपका बुआई होता है ना, जुताई बुआई, फिर क्या होता है, खाद एवं उर्वरक चाहिए होता है, यहाँ पे खाद एवं उर्वरक चाहिए आपको। फिर क्या करेंगे आप, सिंचाई, सिंचाई के बाद क्या होता है, खरपतवार हटाना, खरपतवार हटाना। उसके बाद क्या होता है, कटाई। उसके बाद क्या होता है, भंडार, ठीक है। अगर देखो तो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है वो हमें समझना है। क्या हम जुताई में कोई चेंजेस कर सकते हैं, बुआई में, खाद उर्वरक में, सिंचाई, खरपतवार हटाना, कटाई या भंडार, क्या इन सभी चीजों में कहीं पे कोई आवश्यकता है बिहार के अंतर्गत जहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम ये कर पाए तो मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा केवल इसी चीजों से। अगर हम स्टेप को केवल समझ पा रहे हैं कि खेत में सबसे पहले जुताई करना है, फिर बुआई करना है, फिर खाद उर्वरक को छींटना पड़ता है, फिर सिंचाई करना पड़ता है, खरपतवार हटवाना पड़ता है समय समय पे, फिर फसल की कटाई होती है, फिर भंडारण होता है। अगर हमें इतना आइडिया मिल जाए तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या जुताई के लिए आधुनिक तकनीक अवेलेबल है या नहीं, जो हमारे यहाँ हरित क्रांति के बाद आया था, ठीक है। क्या बुआई के लिए जो सीड्स हैं, जो बीजें हैं, क्या वो उत्तम बीज हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। क्या खाद उर्वरक अच्छे हैं,
सिंचाई की क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम्स बिहार में कहाँ आ रहा है, इस वाले क्षेत्र, ठीक है। जहाँ पे हम देखते हैं कि दक्षिण में क्या है हमारे पास, दक्षिण वाले पास क्या दिक्कत है कि यहाँ पे पानी की समस्या है यार, ठीक है। तो अब हम यहाँ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी सीखेंगे, ओके। तो दक्षिण में पानी की संभावनाएं हैं, सॉरी पानी की क्या है जरूरत है, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ड्रिप सिंचाई की सुविधा अपना सकते हैं जिससे पानी बर्बाद ना हो, है ना। तो एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हमारा, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो उत्तर भारत में बाढ़ की संभावना है, ठीक है। तो फसल को चाहिए पानी कम और हमें फसल क्या मिल रहा है, ज़्यादा, ठीक है। तो ये समझ में आया हो। फिर कटाई, उसके बाद फिर भंडारण की सुविधा अवेलेबल करवाई सरकार की, भंडारण कहाँ पे, ओके। उसके बाद कृषि को सुरक्षा प्रदान करें, कृषि को सुरक्षा प्रदान करें, कृषि को बाजार दे, क्या दे, बाजार दे। तो ये हमारा कृषि से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट होगा, कहाँ कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। हमने केवल मैप्स और इन छोटे टॉपिक्स की वजह से बहुत चीज़ों को कवर किया। अब हम कृषि को थोड़ा सा और विस्तार में लेके चलते हैं, ठीक है। कृषि को क्या करते हैं, अब हम और विस्तार में लेके चलेंगे। पहले हम चलते हैं उत्तर के मैदान की तरफ, ठीक है। उत्तर के मैदान में क्या क्या कृषि में संभावनाएं आपको दिखती हैं और क्या क्या सुधार कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट बोले हमने कि क्या है यहाँ पे, गंगा, बागमती, गंडक, ये सारी नदियां हैं, ये सारी क्या है, नदियां हैं जो यहाँ पे क्या लेके आती है, बाढ़ को लेकर के आती है ना। जिससे क्या होता है, हमारा जो ये रीजन है, उत्तर का जो मैदान है, ये क्या होता है, हमेशा प्रभावित होता है, क्या होता है, हमेशा प्रभावित होता है। इससे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सारे एरिया में क्या आता है, बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है, पूर्णिया साइड में, है ना। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसे फसल का चयन करना चाहिए, ऐसे फसल का चयन करना चाहिए जहाँ पानी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। जैसे क्या है, मखाना, सिंघाड़ा, जूट, ठीक है। क्या क्या चाहिए, मखाना, सिंघाड़ा और जूट, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, तीन ऐसे कुछ फसल हो सकते हैं। कुछ उदाहरण में हमने दिया कि जो क्या करेगा आपको, मखाना, सिंघाड़ा, जूट, ये क्या करेगा आपको कि आपको सॉरी ये फसल उत्पादन करना इसका इजी है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, पहला तो हमने उत्तर भारत को समझ लिया। अब आते हैं, सॉरी उत्तर बिहार को समझ लिया, अब दक्षिण बिहार में संभावनाएं देखते हैं। दक्षिण बिहार में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, तो दक्षिण बिहार में क्या है, दक्षिण बिहार में क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो दक्षिण बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारा, सुख, क्या है, सुख। तो हम ऐसी विधि अपनाएंगे जिससे क्या हो कि दक्षिण बिहार में क्या हो, सूखा कम पड़े, दक्षिण बिहार में क्या हो, सूखा कम पड़े, ठीक है। तो हम ऐसे फसल को लगाना चाहेंगे कि जहाँ पे क्या हो, सूखा प्रतिरोधी हो, क्या हो, सूखा प्रतिरोधी हो, ठीक है। जैसे हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, बाजरा, अरहर, ये सारी फसल को हम अगर लगाते हैं तो क्या होगा, इनको पानी कम चाहिए होगा, तो इससे क्या होगा, इसका फसल का उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या समझना होगा कि बिहार के, अगर मान ले कीजिए कि इसको हम हिस्से में बांट देते हैं, ABCDEFGH, तो कौन कौन से क्षेत्र में किस तरह की कृषि की संभावनाएं हैं, पहले तो उसकी पहचान करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हम उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर पाए, है ना। क्योंकि कृषि के लिए सबसे मेन क्या होती है आपकी, मृदा, जल। अगर मृदा ही अच्छी नहीं होगी तो फसल नहीं हो सकता, ठीक है। और सिंचाई तो चाहिए होता है, ठीक। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ पाए तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, लेकिन क्या होता है कि वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारा जो प्लान होता है ऊपरी होता है। हम समझेंगे पहले कि क्या दिक्कत आ रही है, तभी तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे ना। मेरे सामने मेन क्या होता है, मुद्दा होता है, कि हम मुद्दा को पकड़े कि आखिर मुद्दा क्या है। तो हमने मुद्दा को पकड़ा यहाँ पे कि हमने पहचान किया क्षेत्रों का, कहाँ पे क्या जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कृषि से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, है ना, ओके। उसके बाद सरकार ने बहुत सारा कार्य किया है,
है ना। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को पैसा दिया जाता है, सूखा पड़ने पे भी बहुत सारा हेल्प किया जाता है ना। लेकिन अगर हम इन प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दे तो ऐसा नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो सोचते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, डैम का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, गंडक पे एक डैम प्रयोजित की गई है। हम सपोज एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि डैम बनाएंगे। ठीक है, तो डैम बनाने से क्या होगा, हमारे पास दो फायदे होंगे। पहला, अगर हम गंडक पे डैम बनाते हैं तो साउथ इधर की तरफ हम नहर के द्वारा पानी भेज सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पानी की दिक्कत पूरी हो जाएगी, पानी की दिक्कत पूरी हो जाएगी और यहाँ पे जो बाढ़ में एक्स्ट्रा पानी आता है वो कम जाएगा। ओके, उसके बाद डैम बनाने से हमें क्या होगा, हम यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो एनर्जी क्या कर सकते हैं हम लोग, जनरेट कर सकते हैं। तो हाइड्रो एनर्जी अगर हम जनरेट करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे बिजली उत्पादित, बिजली और बिजली का यूज हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई में, है ना। तो काफी सिंपल है, एक डैम बनाने से हमें इतना ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, उसके बाद दूसरा, सरकार को क्या करना चाहिए, कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, मार्केट करनी चाहिए, ताकि किसान को पता हो कि कौन से बाजार में उसको फसल बेचने पे कितना ज्यादा लाभ होगा, ताकि किसान क्या हो, मोटिवेट हो फसल करने के लिए और मेहनत करने के लिए, है ना। ये दो मेरे मेन उपाय हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने बाकी उपाय जो उस दिन बताया था, सिंचाई में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ड्रिपिंग सिस्टम कर सकते हैं, उसके बाद बीज में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, है ना। आधुनिक नए बीज क्या बोलते हैं उसको, HY हाई यील्ड सीड साइड बोलते हैं, HYS। ठीक है, हाई यील्ड सीड बोलते हैं, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, बीज में। उसके बाद मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं, है ना। इन सारी चीजों की बातें हैं। अब देखिए हम कृषि को कैसे हम उद्योगों से कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं तो उद्योग की दो प्राथमिक आवश्यकताएं क्या हो सकती है वो पता होना चाहिए हमें। पूंजी तो चाहिए, पहला पूंजी चाहिए। ओके, उसके बाद हमें उद्योग के लिए चाहिए कच्चा माल। क्या चाहिए, कच्चा माल। उसके बाद हमें चाहिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, स्पेलिंग गलत है सही कर लेंगे। ठीक है, तो पूंजी चाहिए, कच्चा माल चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पूंजी लगाने के लिए कोई तो चाहिए होगा जो पूंजी इन्वेस्ट करे। ऐसे भी हमें पता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन के साधन क्या होते हैं। तो बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, श्रम, पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्योग, है ना। श्रम भूमि मतलब जमीन तो चाहिए उद्योग लगाने के लिए, श्रम मतलब आपके पास लेबर होना चाहिए, तो इसकी लेबर भी चाहिए हमें, है ना। उसके बाद क्या चाहिए हमें, पूंजी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, उद्यमी जो पूंजी को इन्वेस्ट करे। तो ये सारी चीज़ों की जरूरत होती है मेनली उद्योगों को। तो क्या अगर हम इन तीनों चीज़ों को फुलफिल कर पाए तो क्या हम बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उत्तर होगा बिल्कुल हाँ, उत्तर होगा बिल्कुल हाँ। सबसे पहले अगर हम पूंजी की बात करें तो कैसे हम पूंजी को बिहार में ला सकते हैं। सपोज कीजिए हमारा बिहार, क्या हमारा बिहार, तो बिहार में बाहर से लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मेन तो इन्वेस्टमेंट की बात है, तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करने वाले होते हैं उन्हें लाभ की संभावना ही नजर नहीं आती। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार सकता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने से क्या होगा कि वहाँ के यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट घटता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट घटने के पश्चात क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट घटने के पश्चात क्या होगा, फिर वो लोग यहाँ पे क्या होंगे, आकर्षित हो सकते हैं। उसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए, टैक्स में छूट देना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, वो आपको टैक्स में छूट दे सकता है। ठीक है, टैक्स में क्या दे सकता है, छूट दे सकता है। ओके, ओवरऑल ये समझेंगे पहले क्या दे सकता है, टैक्स में छूट दे सकता है। उसके बाद सब्सिडियाँ दे सकती है सरकार, सब्सिडी दे, कुछ अनुदान दे कि हाँ इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं, आप इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, तब हमारा क्या करेगा, उद्योग डेवलप करेगा। अब हम कृषि को लिंकेज करने वाले हैं उद्योग से। ठीक है, डायरेक्ट लिंकेज करेंगे। उसके बाद ऊर्जा क्षेत्र को भी हम डायरेक्ट लिंक करेंगे, जिससे मेरा ऊर्जा टॉपिक भी क्या हो जाए यहाँ पे क्लियर हो जाए। ओके, अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं
अगर हम खेती करें, क्या करें, खेती करें, तो इससे क्या होगा, हमारे पास कच्चा माल आएगा। क्या आएगा, कच्चा माल। कच्चा माल के तौर पे क्या, जैसे आपने जूट उत्पादन किया, मखाना उत्पादित किया, जूट और मखाना उत्पादित किया, तो कच्चा माल चाहिए हमें, ठीक है। तो इससे हम क्या, कौन सा उद्योग लगा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगा सकते हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग उद्योग, क्योंकि कच्चा माल चाहिए होता है, मेन तो कच्चा माल है ना, तो कच्चा माल हमारा अवेलेबल हो जाएगा खेती से, और हम इसी से क्या लगा सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, जूट का उद्योग लगा सकते हैं, मखाना का उद्योग लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे बिहार में डेयरी उद्योग की भी संभावना काफ़ी प्रबल है, तो आप डेयरी उद्योग भी लगा सकते हो। तो फूड आइटम की संभावनाएं क्या है, ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक रिपोर्ट में क्या कहा गया था, कहा, आप लोग तो जानते ही होंगे कि पंजाब हरियाणा खेती में सबसे आगे है ना। क्यों आगे, क्योंकि इनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी हाई। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा अच्छी बात कहें तो हमारा जो यूपी और बिहार का जो रीजन है ना, इनका जो मृदा का जो फर्टिलिटी है, क्या है, फर्टिलिटी वहाँ से ज़्यादा है। अगर हम बिहार में अगर कृषि के क्षेत्र में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो कच्चा माल इजीली हमारे पास क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, और बिहार में फूड प्रोसेसिंग उद्योगों की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग लगा सकते हैं। ओके, तो पहला ये हो गया। उसके बाद अब हम बिहार में देखते हैं, जब पठारी इलाका में आते हैं तो हमें खनिज और उद्योगों को देखने को मिलता है। सॉरी, इससे पहले एक और चीज़ करना चाहेंगे। जब हम कृषि में आधुनिकीकरण करना चाहेंगे, आधुनिकीकरण करना चाहेंगे तो क्या चाहिए होगा, मशीन्स लाएंगे, है ना, जैसे कि थ्रेसर, हार्वेस्टर, है ना, सीड ड्रिलिंग मशीन, सीड ड्रिलिंग मशीन इत्यादि जब हम यहाँ पे लाना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा, मशीनरी को जब हम उत्पादित करेंगे, तो अब कृषि के क्षेत्र में मशीन का मांग बढ़ेगा, तो हम कहीं और से खरीदेंगे ना, आयात करेंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना हम बिहार में ही उस मशीन उद्योग को लगा दें, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हमने जो पहले चर्चा किया कि बाहर के इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, यहाँ पे आकर्षित करने के लिए सरकार को योजनाएं लानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास इसके लिए, इससे के जरूरत को पूरा करने के लिए उद्योगों की संभावनाएं आ जाती है ना। तो हमारा दो कृषि से रिलेटेड चीजें हो गई। तीसरा भी हम कृषि से ही लिंकेज करेंगे और इसको उद्योग से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कच्चा माल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, इसी में अभी हम हैं। ओके, चलिए तीसरा, जब हम बिहार के पठारी रीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सिलिका मिलता है, चूना पत्थर मिलता है ना। तो ये क्या है, उद्योग का कच्चे माल तो हो सकते हैं ना। चूना पत्थर से हम लोग सीमेंट उद्योग लगा सकते हैं, है ना, सीमेंट उद्योग लगा सकते हैं। सिलिका है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये खनिज संस्करण उद्योग का स्थापना कर सकते हैं, खनिज संस्करण उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इस रीजन में भी हमारे पास संभावनाएं दिखती हैं। क्या दिखती है, संभावनाएं हमें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं दक्षिण बिहार की, तो दक्षिण बिहार में हमारे पास सौर ऊर्जा की संभावनाएं काफी प्रबल है, सौर ऊर्जा की संभावनाएं काफी प्रबल है, और उसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, डायरेक्ट उद्योग में, ठीक है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, उद्योग में, ठीक है, बिजली की आपूर्ति वगैरह, समझ में आया। तो इससे क्या होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहिए होगा, तो इसकी पूर्ति हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा से। तो सौर ऊर्जा की संभावनाएं दक्षिण बिहार में हमें देखने को मिल जाती है। ओके, उसके बाद हमने पीछे जो डैम की बात की, पीछे जो हमने डैम की बात की, डैम से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना बिजली उत्पादन को बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने किसकी बात कर ली, पूंजी की बात कर ली, कच्चे माल की बात कर ली। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या होगा इसके अंदर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक, आधारभूत संरचना। जब हम जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेरे मन में 3 सीधे आते हैं जब कि परिवहन अच्छा होना चाहिए, परिवहन अच्छा होना चाहिए, बिजली की सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए। परिवहन के कितने साधन हैं हमारे पास? 3 साधन हो सकते हैं, जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। वायु मार्ग की चर्चा मैं नहीं कर रहा, ओके, क्योंकि वो उद्योगों के लिए उतना ज़्यादा कार्बनिक साबित होगा, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो जल मार्ग, अब अगर हम बिहार में देखते हैं तो हमें नदियों का जाल देखने को मिलता है ना। यहाँ पे गंगा नदी, ये कोसी, ये क्या है हमारा गंडक नदी, फिर इधर से दक्षिण से सोन नदी आती है, दक्षिण से सोन नदी आती है, फल्गु नदी आती है, बागमती नदी आती है। तो हमें क्या दिखता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जल परिवहन को बढ़ावा दे सकते हैं, जल परिवहन। और कहा जाता है सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है? जल परिवहन होता है। अगर हम छोटे छोटे शिप्स चलाएं इसके अंदर तो इससे क्या होगा कि हम लोग अपने माल को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि किसी भी कंपनी का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है वो घटेगा, ठीक है। तो इससे उसको क्या होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा। तो जल परिवहन हमें इतने बड़ी सुविधाएं अवेलेबल करवाने वाला है, ओके। तो इसकी संभावनाएं हमें दिखता है बिहार की नदियों की जाल के अंदर, गंगा नदी में कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जल परिवहन और क्या सुविधाएं हमें देता है, अगर हम नदी के अंदर पोर्ट का निर्माण करते हैं तो कुछ लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे आ रही हैं, ओके। पोर्ट का निर्माण करेंगे, ओके। तो पोर्ट निर्माण करने के लिए फिर हमें चाहिए होगा कच्चा माल, फिर हमें क्या चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा। तो काहे हम बाहर से खरीदेंगे, लगा दो भैया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे उसका इंडस्ट्रीज लगा दो, फिर यहाँ से यहाँ लेके आओ। तो दोहरा लाभ हो सकता है, हमें बस सोचने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमने केवल एक जल परिवहन की बात की, अब आगे बात करते हैं सड़क मार्ग की। जब सड़क मार्ग की बात करते हैं तो सड़क मार्ग के लिए क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा स्टील, कंक्रीट, सीमेंट, बालू, गिट्टी, सारी चीज़ चाहिए होंगी, है ना। क्या ये बिहार के अंदर अवेलेबल हो सकता है? तो सीमेंट और ये तो हमारा कहाँ से, पठारी इलाका से अवेलेबल हो जाएगा, है ना, समझ में आया। अब स्टील के लिए यहाँ भारत बिहार में कोई लॉ ऐसा नहीं है, लेकिन क्या हम बाहर से स्टील इंडस्ट्रीज को बिहार में ला सकते हैं? तो इसके लिए जो एक ही उपाय है कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे आकर्षित करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ताकि उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट घटे, फिर उनको टैक्स में छूट देंगे तो बाकी वो लोग खुद ही यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, परिवहन से कितना सुविधा हो सकता है कि मेरा तो पहला लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा, फिर जो परिवहन के लिए जो चीज़ें बनाएंगे उसके लिए हमें उद्योगों की जरूरत पड़ेगी, कच्चे उनके लिए सामान चाहिए होगा, और उसके लिए हम अपने ही बिहार में क्या लगा लेंगे, उद्योग को लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजली की बात हमने कर ली, बिहार में बिजली की ये क्या है, सोलर एनर्जी एक साधन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो एनर्जी की भी यहाँ पे संभावनाएं हैं, विंड एनर्जी की संभावनाएं हमने अभी ध्यान नहीं दिया, अगर ये हो तो आप देख सकते हैं कि विंड एनर्जी की संभावना है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब हम कुछ स्टेप्स देखते हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है, ताकि हमें क्या हो पाए, रणनीति क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमने बहुत चीज़ों को आई थिंक कवर कर लिया होगा और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि कृषि, उद्योग और जो हमारा ऊर्जा की बात की तो वो कैसे हो सकता है, ओके। तो अब हम समझते हैं कि क्या क्या रणनीति हो सकती है हमारी, ठीक है। तो पहली रणनीति है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या चीज़ हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंतर्गत क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन बिहार के अंदर आएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की पूर्ति कर सकते हैं, है ना, बाय द हेल्प ऑफ क्या, कर छूट, कर की छूट, सब्सिडियाँ, उसके बाद अनुदान, ग्रांट्स दे करके, ग्रांट्स दे दो, सब्सिडी दे दो, या टैक्स में क्या करो, छूट दे दो,
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पहली रणनीतियाँ हमारी हो सकती हैं। ओके, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डिजिटलीकरण एंड नवाचार। हम नवाचार लेकर के आएंगे, और नवाचार डिजिटलीकरण क्या करता है, डायरेक्ट रूप से उद्योग और कृषि को प्रभावित करेगा और इसे क्या कर देगा, बढ़ावा देगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीय ब्रांडिंग। क्षेत्रीय ब्रांडिंग मतलब क्या, कि जो बिहार के जो उत्पाद है, बिहार के जो उत्पाद है उन्हें देश के अंदर और देश के बाहर विदेशों तक क्या पहुंचाए, हम पहचान पहुंचाए, ताकि बिहार के उत्पाद की क्या हो पाए, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग होने से क्या होगा कि बिहार के उत्पादों की मांग बढ़ेगी नेशनल मार्केट के अंदर, है ना, और इंटरनेशनल मार्केट के भी अंदर। ओके, उसके बाद चौथा क्या है, हमें मल्टी सेक्टर क्या करना पड़ेगा, मल्टी सेक्टर विकास, मतलब एक साथ तीनों क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में। अगर तीनों का अगर हम समग्र विकास करते हैं तो बिहार में हम सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रणनीति जो बिहार सरकार बना सकती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई कार्य नहीं किया है ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, 2025-26 बजट की बात करें तो लगभग आई थिंक हमको एग्जैक्ट अभी याद भी नहीं आ रहा, 30% के आसपास हमने क्या किया है, आर्थिक क्षेत्र पे इन्वेस्ट करने का सोचा है, कि 30% जो हमारा खर्च होगा वो हम लोग आर्थिक क्षेत्र पे करने वाले। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है कि गवर्नमेंट इसके रूप में ये है। फिर हमने एक बीते कुछ समय में देखा कि सरकार ने बहुत तेज़ी से सड़क निर्माण वगैरह किया है, हमें अपने गाँव में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सड़क निर्माण को काफ़ी तेज किया है। फिर नए नए कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में भी देख रहे हैं कि नए नए इंडस्ट्रीज खुल रहा है, जैसे हाजीपुर में जूता का फैक्ट्री खुल रहा है। उसके बाद बोकारो, सॉरी कह रहे हैं ये कौन सा एरिया है, फिर बिहार के अंतर्गत बहुत सारे नए नए उद्योग भी खुले हैं, आप इंटरनेट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 हो गए। ठीक है, मेन तो हमें तो दिखा। फिर हमें दिख रहा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ओके, तो बिहार सरकार के द्वारा भी कार्य जारी है ना। और हम लोग को भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ही है उपाय कि हम लोग क्या हो, इस क्षेत्र में जागरूक हो, क्या हो, जागरूक हो। हम कृषि को बढ़ावा दे, जिनको ज्ञात नहीं हो गाँव में उनको बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। ये हमारा उत्तर में ही पार्ट है कि जागरूक होंगे, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग स्किल्स पे काम करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग एक कुशल श्रमिक बन पाए जो उद्योगों को आसानी से अच्छी लेबर्स प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, तो उसके बाद हम एजुकेटेड हो सकते हैं ताकि हम इन चीज़ों को समझ पाए और बिहार सरकार, बिहार में विकास में हम लोग क्या कर पाए, योगदान दे पाए। उम्मीद है कि आपको कृषि, उद्योग, ऊर्जा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं, पर्यावरण क्षरण। पर्यावरण क्षरण मतलब क्या होता है, अगर आपसे हम पूछे पर्यावरण क्षरण क्या होता है तो क्या बताओ, पर्यावरण क्षरण अगर हम आपसे पूछे तो क्या बताओ, पर्यावरण मतलब क्या, इन्वायरमेंट, है ना। हमारे आसपास जो भी दिखता है वो इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को हम किस तरह से क्षति पहुंचा रहे हैं, वही क्या लगा पर्यावरण क्षरण। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे क्षति पहुंचा रहे हैं, पहला तो हम कर रहे हैं वनों की कटाई, वनों की कटाई। ठीक है, वनों की कटाई से क्या पर्यावरण क्षरण नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो पहला दिक्कत आ रहा है प्रॉब्लम हमारा वनों की कटाई, जिससे हमारा पर्यावरण क्षति हो रहा है, जिससे मेन प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, है ना, वर्षा पैटर्न बिगड़ चुका है हमारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, तापमान राइज हो रहा है। ओके, तापमान क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा पॉल्यूशन क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। वनों की कटाई से केवल एक ही नुकसान नहीं, मल्टीपल नुकसान हो सकते हैं। फिर हमारे पास स्वस्थ हवा नहीं है, स्वच्छ हवा की कमी हो चुकी है। तो ये हमारा क्या, वनों की कटाई से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। ओके, फिर हम दूसरी बात करते हैं तो जल प्रदूषण देखने को मिलता है ना। जो हमारा जो नदी तंत्र है, बिहार में बहुत बड़ा नदी तंत्र है, हमने पीछे भी देखा भी,
तो नदी तंत्र में क्या हो रहा है कि कृषि और घरेलू इन दोनों कचरे को प्रभावित क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। और जल प्रदूषण होने से क्या हो रहा है, जो एक्वाटिक लाइफ है ना, एक्वाटिक लाइफ या इकोसिस्टम जो है वो बिगड़ चुका है, जलीय परितंत्र बिगड़ चुका है, जल के अंदर रहने वाले बहुत सारे जीव क्या हो रहे हैं, इस वजह से मर रहे हैं। एक केवल किसकी वजह से, जल प्रदूषण की वजह से। ठीक है, तीसरा हम लोग देख रहे हैं प्रदूषण। क्या देख रहे हैं, सीधे प्रदूषण की बात करते हैं, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं, तो व्हीकल्स, क्या हो रहा है, व्हीकल्स की वजह से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। हम लोग लगातार CO की मात्रा, CO2 की मात्रा पर्यावरण में बढ़ा रहे हैं, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य पे बहुत गहरा इफेक्ट पड़ रहा है, हमारा स्वास्थ्य क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ठीक है, चौथा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, थोड़ा देर रुकिए। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, कि हम लोग बिहार के बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। अगर जो हमारे बिहार का जो वाल्मीकि उद्यान है, उसमें भी लगातार क्या हो रहा है, जीवों की संख्या में कमी आ रही है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा पर्यावरण क्षरण। पर्यावरण क्षरण मतलब क्या होता है, जो हम जब क्या कहते हैं, पर्यावरणीय चीज़ों की क्षति करते हैं तो उसे हम पर्यावरण क्षरण के नाम से जानेंगे। जैसे उसमें कुछ उदाहरण क्या है, वनों की कटाई, जल प्रदूषण, है ना, जल प्रदूषण हो रहा है, फिर वायु प्रदूषण और बायोडाइवर्सिटी को हमने नुकसान किया है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया पर्यावरण क्षरण का। इस तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा सब कुछ, है ना। इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, पहला मैंने आपको समझाया कृषि की संभावनाएं, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन सारे कुछ दिए हमने। फिर दूसरा हमने उद्योगों से जुड़े हुए सारे मुद्दों को कवर किया, और इन दोनों के मध्य में ही मैंने ऊर्जा के बारे में भी चर्चा कर लिया। तो ऊर्जा से जुड़ा हुआ मुद्दा आप यहीं से कवर कर सकते हो। तीसरा हमने क्या यहाँ पे मुद्दा सॉल्व किया, हमने क्या पर्यावरण डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इसको टॉपिक को हमने किया इस तरह से। ये हमारा वीडियो होता था सिंपल। ठीक है, धन्यवाद।